50% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और जो 50% इंडस्ट्री बची है वो इस टाइम पे रेंग रही है। हमारी हरियाणा सरकार हमारी सुने, हमारी कुछ प्रॉब्लमों को, इतनी जो ज़्यादा प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री को रोक ले, ना रेवेन्यू जाने दें, ना यहाँ की जनरेशन को जाने दें, और ना इंडस्ट्री को आज भी ये रोकना चाहें, मदद करना चाहें, बाजू पकड़ना चाहें तो इंडस्ट्री आज भी ये काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। हम यमुनानगर में हैं और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये प्लाईवुड इंडस्ट्री है, उसकी एक छोटी सी फैक्ट्री है। कभी यमुनानगर को प्लाईवुड सिटी के नाम से जाना जाता था। तकरीबन आज भी अगर बात करें तो यमुनानगर में 2 लाख के करीब लोगों को ये इंडस्ट्री रोजगार देती है। बड़ी ही अद्भुत कहानी है इस प्लाईवुड इंडस्ट्री की, जिसका इतिहास की बात की जाए तो बहुत लंबा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 साल पहले की ही बात होगी कि इस इंडस्ट्री ने यहाँ जन्म लिया होगा, और देखते देखते ये पूरे हिंदुस्तान में इसने अपने पैर पसार दिए। तकरीबन 60% के करीब प्लाईवुड का कारोबार केवल यमुनानगर के प्लाईवुड इंडस्ट्री से ही हुआ करता था। सरकारों ने भी इसमें काफ़ी मदद की, लेकिन धीरे धीरे हालात और सरकारी मशीनरी के दबाव के कारण आज ये इंडस्ट्री बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रही है, या यूँ कहें कि आज की डेट में 50% के करीब इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर है। यमुनानगर की प्लाईवुड इंडस्ट्री के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है ऑल इंडिया प्लाईवुड एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र चावला। इनसे पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इसकी ग्रोथ हुई, क्या इसका इतिहास रहा, और किस तरीके से इस इंडस्ट्री ने पूरे यमुनानगर के हालात को बदल दिया, एक चमका दिया। लेकिन आज ये इस इंडस्ट्री के सितारे गर्दिश में है, और वो आखिर में क्यों है। बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र चावला जी। धन्यवाद जी। तो क्या बताएंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, किस तरीके से इसकी इतिहास की शुरुआत हुई? मैं आपको बताता हूँ कि आपने अभी जिक्र किया ना कि 50% इंडस्ट्री बंद होने के कंगार पे है। 50% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और जो 50% इंडस्ट्री बची है वो इस टाइम पे रेंग रही है, और ये हालात अगर ऐसे ही चलते रहे तो बहुत जल्दी ये इंडस्ट्री इस टाइम पे पलायन कर जाएगी या बंद हो जाएगी। शहर का जिस तरह चमकाने में इस इंडस्ट्री का, लोगों की मेहनत का, ख़ास तौर से फार्मर्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, शहर के लिए, और इंडस्ट्री ने अपने आप को ग्रो करके सरकार का रेवेन्यू दिया है। पिछले जो साल में हमारा रेवेन्यू जो है पूरे हरियाणा के अंदर आज मेरे ख्याल तीसरे चौथे नंबर पर होगा यमुनानगर का। उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी प्लाईवुड इंडस्ट्री का है। ये इंडस्ट्री बहुत लंबी नहीं है, इसकी इतिहास खाली 25-26 साल 27 साल पुराना है। नॉर्थ ईस्ट का जितनी इंडस्ट्री पहले हुआ करती थी नॉर्थ में नहीं होती थी। नॉर्थ ईस्ट की इंडस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से बंद हुई। उसके बाद यहाँ के लोगों ने बिना किसी सरकारी मदद से अपने आप को जनरेट की आगे बढ़ाया, क्योंकि यहाँ लकड़ी का, पहले कच्ची लकड़ी का व्यापार होता था, और नई लोगों ने इसके अंदर इंडस्ट्री में एंटर किया, और धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो करती गई, कई सरकारें आई। हर सरकार ने हर समय जहाँ जहाँ इसकी जरूरत पड़ी उसकी मदद हुई, और इंडस्ट्री ग्रो करती चलेगी। 2002 में, 2005 में, 2007 में, 2014 तक 3 बार सरकारें आई। उसमें हर सरकार ने इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में, हम लोग जब अपनी परेशानियां लेके जाते थे, इस इंडस्ट्री की हर परेशानी को दूर करने में हर सरकार ने उसमें मदद की, और ये इंडस्ट्री ग्रो करते करते 2014 तक आते आते पूरे हिंदुस्तान का 60% प्लाईवुड यमुनानगर से जाता था। और इस इंडस्ट्री के ग्रो करते करते जब तक 2 लाख लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे जुड़े हुए थे, और यमुनानगर का हर 5वां 7वां आदमी इस इंडस्ट्री से डायरेक्ट इनडायरेक्ट व्यापार में जुड़ा हुआ था। और यहाँ पर जितने लोग थे, यहाँ पर इंडस्ट्री के साथ साथ मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री जो हमारी मशीनरी है, उस मशीनरी का भी हब बन गया। यहाँ पर हर मशीनरी यहाँ लोकल बनती है, सारी की सारी। लोग चाहे वो चाइना से लाए, चाहे वो धीरे धीरे यहाँ बनाने लग गए।
अब ये लोग बाहर की चाइना की मशीनरी ना होकर हमारे यहाँ जमुनानगर की इंडस्ट्री, जो लोग यहाँ तक की जो इंडस्ट्री बाहर बनी है वो भी मशीनरी यहाँ से लेके जाती है। और यहाँ इतनी इंडस्ट्री जो लोग स्किल्ड हुए हैं, हर गांव का जो नज़दीक 10-12 किलोमीटर के गांव के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे उनको एम्प्लॉयमेंट मिली है। और यहाँ का फार्मर जिस तरह इंडस्ट्री ने ग्रो किया है उसी तरह यहाँ के फार्मर ने ग्रो किया है। यहाँ का फार्मर आज की डेट में सबसे फर्टाइल लैंड होने की वजह से, इंडस्ट्री में उनका मटेरियल बिकने की वजह से, और यहाँ उसको सारा साधन मिलने के लिए, और कैश क्रॉप है ये, जब लकड़ी आती है कैश क्रॉप आते हैं, बेचते हैं, अपनी पेमेंट ले जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और ये इंडस्ट्री के अंदर वो सारा फार्मर और शहर हमारा ग्रो करता रहा। अब हालात ये हो गए, जब हमारे पिछले 3-4 साल से जब इंडस्ट्री ने 2017 के बाद हमारा एक गिरने पीछे हटने का कारण बना कि वो हमारी लकड़ी ना होते हुए जब दूसरे प्रदेशों से लकड़ी आती थी, उस लकड़ी के ऊपर भी लाइसेंस इशू हो गए। वो इस बारे में बड़ी विस्तार से बात करेंगे हम लोग, लेकिन ये पहले ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये इंडस्ट्री का स्वरूप क्या था, क्योंकि जैसे जो बातें आप बता रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि तकरीबन 2 लाख लोगों को रोज़गार देना कोई इंडस्ट्री दे दे। और ये हरियाणा बहुत बड़ा प्रदेश भी नहीं है। अगर इंडस्ट्रियल इलाके की बात किया जाए हरियाणा में तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत और संभवतः फिर यमुनानगर, अगर ये 4 को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी आप हरियाणा में इंडस्ट्री नहीं देखेंगे। और उसके बावजूद बहुत पुरानी इंडस्ट्री नहीं है ये, 97 और 96 तो ऐसे लगता है कि जैसे भी कुछ दिन पहले ही गुजरा है। तो इतने कम समय में इतना डेवलपमेंट, इतना ग्रोथ, ये तो चमत्कार से कम नहीं है। वो आखिर ये पूरी कहानी बताइए, ये कैसे हुआ? देखिए, जब ये एक चांस मिला यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ पर ना इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर पहले मेटल की इंडस्ट्री है, फैब्रिकेशन की इंडस्ट्री है, तो लोगों को इंडस्ट्री चलाने का तरीका तजर्बा था। मैं इस प्लाईवुड इंडस्ट्री आने से पहले और इंडस्ट्रियाँ चलाया करता था, और जब मौका लगा कि इंडस्ट्री में बड़ी ग्रो है तो हर आदमी ने इसमें एंटर करना शुरू किया। और यहाँ के जो लोग हैं ना, काम करने वाले लोग हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक इंडस्ट्री समय मांगती है, लोग देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक नॉन डोमिनेटेड सिटी है। दूसरी बात, बाहर के जो स्टेट के लोग आए उन लोगों को भी लोगों ने अपने गले लगाया। बिहार से लोग आए, राजस्थान से लोग आए, बहुत दूर दूर से लोग आके यहाँ बसें, इंडस्ट्री लगाई। और उन लोगों ने यहाँ का जब हालात, इतना बढ़िया वातावरण है, यहाँ तक कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर आता है वो यमुनानगर में ही बस जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का पानी कितना मीठा है। तो ये सारा कारण रहा, और लोग मेहनती हैं। यहाँ पर जो 2 लाख लोग मैंने जिक्र किया, इसमें इंडस्ट्री के साथ इस प्लाईवुड इंडस्ट्री का एसेंशियल इंडस्ट्री भी है, जैसे पिलिंग है, आरा है, बेंटसो है। वो 1000 से ऊपर यूनिट है। प्लाईवुड के 300 यूनिट, 350 होंगे, लेकिन अलाइड जो मशीन, अलाइड हमारी जो इंडस्ट्री है 1000 इंडस्ट्री है, और प्लस इसके साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली। मतलब ये कहा जाए कि ये ऑटोमेटिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन गया इंडस्ट्री का। कि मतलब आप कहीं भी सरकार जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है, लेकिन यमुनानगर प्लाईवुड के लिए मतलब इस तरह का वरदान साबित हुआ कि उसने रोजगार तो दिया ही, लेकिन एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्लाईवुड के लिए बना दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जोन अपने आप में बना है लोगों की अपनी मेहनत से, और लोगों जहाँ जहाँ स्पेस मिला लोगों ने काम बढ़ाते चले गए। और पूरे यमुनानगर के हर दुकानदार के हर किसी से आप बात करेंगे वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस करके 2 लाख लोगों को जनरेशन एम्प्लॉयमेंट में इसलिए बोलता हूँ, प्लाईवुड के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी मिला के आज अगर ये इंडस्ट्री प्राइन करती है तो खाली ये नहीं कि इंडस्ट्री के अंदर लेबर का प्रॉब्लम होगी, शहर बिल्कुल गर्क में चला जाएगा इन हालात के अंदर, क्योंकि हर आदमी इससे जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, जहाँ मटेरियल है, अब यहाँ लकड़ी के लिए कोई किसी ने प्रयास सरकार की तरफ से नहीं हुए कि हम सब कोई ऐसा प्रयास करें कि यहाँ लकड़ी बहुत ज़्यादा लगे। हमारे पास आज हमारा 200 करोड़ रुपया लाइसेंस की शेप में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पड़ा है, और सेंट्रल पावर कमेटी ने जब ये लाइसेंसिंग फ़ीस लगाई थी, ये कह के लगाई थी कि ये रुपया डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट और डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ द एग्रो फॉरेस्ट,
उस पर खर्च होगा। वो आज तक पैसा ऐसा एज इट इज़ बैंकों में एफडीआर की शेप में हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकार के पास पड़ा है, उसका कोई भी उपयोग इस इंडस्ट्री के लिए नहीं हुआ। 200 करोड़ रुपए से ऊपर की वो रकम है जो पिछले 2007 से लेके अब तक वहाँ जमा होती चली गई है। और उसके अंदर जो ब्याज आया है, कम से कम इतना ब्याज तो सरकार के पास गया और वो सारा का सारा डिपार्टमेंट के खर्चों में गया। वो बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट वहाँ आज पड़ा हुआ है, अगर उसको ही लगा दें तो इस इंडस्ट्री में बड़ा भारी भड़ा हो जाता। अब आने वाले समय जो लोग बाहर दूसरी स्टेटों में जा रहे हैं, रॉ मटेरियल वहाँ अवेलेबल है, वहाँ के लोगों को मुहैया कराई जा रही सहूलतें, और उनके लिए वो सोचते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो सरकारी तंत्र का जो दबाव है उसमें उसके अंदर हमें समाधान नहीं मिल रहा। इस इंडस्ट्री को हर तरफ से गला दबाया, शिकंजा कसा चला जा रहा है। और यहाँ अगर सरकार आज भी चाहे इस इंडस्ट्री की बाजू पकड़ ले तो मैं नहीं समझता कि इंडस्ट्री यहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर जा पाएगी। सरकार चाहे सहूलतें दे, एक टेबल में बैठ के हमारी प्रॉब्लम को सुने कि हम ये प्रॉब्लम हमारी है। इस प्रॉब्लम को हर सरकार ने हर समय सुना है। तो पिछली कई सरकारें आई, कई पार्टीज़ की सरकारें आई है, नहीं मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, इस पार्टी से मैं सिर्फ इस पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पार्टी की बात नहीं है। बात जो सरकार आई, सरकार ने इसके प्रॉब्लम को सुना और समाधान किया। लेकिन इस हमारे इस इंडस्ट्री का समाधान कभी भी इस ऐसी मजबूत टेबल पर बैठ के नहीं हुआ। अगर हुआ तो उसका समाधान हमें नहीं मिला। अगर आज भी हमारी ये सहूलतें दे दी जाएँ, हमारी प्रॉब्लम सुन ली जाए, तो आज भी इंडस्ट्री कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता। कुछ लोग तो इस व्यापार को छोड़ के और व्यापारों में शिफ्ट कर गए, कुछ लोग अपना इस व्यापार को नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट है उनकी। हमारा बहुत सारा जो सरमाया है बाहर लगा हुआ है लोगों के पास, व्यापार छोड़ते हैं तो डूब जाता है। तो लोग यहाँ से वहाँ प्लान करके काम करेंगे। हमारे नज़दीक यूपी है, बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है, वहाँ का चीफ सेक्रेटरी 3 मीटिंगें कर चुके हैं और वो इन्वाइट करते हैं आप यहाँ आइए। मेरे को यहाँ से एक समय में जब मैं ऑल इंडिया प्लाईवुड एसोसिएशन बनी थी, उस टाइम पे हमारे को झारखंड ने बुलाया था, हमारे पास आइए, यहाँ इंडस्ट्री लेके आइए, हम आपको हर चीज़ की सहूलियत देते हैं। बिहार के लोग आए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हमारे पास कि हमने लकड़ी बहुत लगवा रखी है वहाँ पर फॉर पॉपुलर की, आप इंडस्ट्री बिहार में लेके आइए। लेकिन चूँकि वो बहुत दूर हैं, उस टाइम पे ऐसी दिक्कतें नहीं थी। आज इतनी बड़ी दिक्कतें हैं, जब आदमी सर्वाइव नहीं कर पाता, डूबने के कंगार पे होता है तो हाथ पैर मारता है। आज हम हाथ पैर मार रहे हैं, हमारे साधन नहीं मिल रहा, हम फ़ॉरेन से लकड़ी लेके आ रहे हैं, फ़ॉरेन से रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, लेकिन वो इतना कॉस्टली बैठता है कि हम कंपटीशन में खड़े नहीं हो पाते। कहीं से भी हमें कहीं कुशन नहीं मिलता, कहीं से हमें सब्सिडी नहीं मिलती, और दूसरी स्टेटें आज हमें बुलावा दे रही हैं, आओ हमारे पास आए, हम आपको बढ़िया माहौल देते हैं और अपनी इंडस्ट्री को लगाते हैं। तो बड़ी बात तो ये है कि आखिर में 97 में आपने शुरुआत की कि ये इंडस्ट्री जो है आगे बढ़े। क्या कहानी है पूरी इस इंडस्ट्री को, क्योंकि आप पूरे साक्षी हैं। आपने कहा कि 97 में आपने यहाँ पर अपने इस काम चालू किया, तो किस तरीके की सरकारों का सपोर्ट रहा आपको, या किस तरीके से इस पूरे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ? जी, 97 में जब इंडस्ट्री ने शुरुआत की तो मैं दूसरी इंडस्ट्री चलाया करता था, और मुझे भी लगा कि इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मैं इस इंडस्ट्री में एंटर किया। जैसे इस इंडस्ट्री में एंटर किया, 97 में ग्रो होता चला गया। छोटा सा एरिया था, धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता चला गया, क्योंकि यहाँ के काफ़ी सारी मेटल इंडस्ट्री के लोग, फैब्रिकेशन के लोग, और जो लोग ट्रेडिंग करा करते थे लकड़ी के, वो धीरे धीरे बड़ा माहौल बनता चला गया। उसी दौरान कुछ बाहर से दूसरी स्टेटों से भी लोगों को लगा कि हमें वहाँ जाके ग्रो हो सकती है, तो बिहार के बहुत सारे हमारे भाई यहाँ आए जिनको हमने अपनी छाती से लगाया और जगह भी प्रोवाइड साथ ला के की, और वो आज बहुत बड़ी ग्रो करके यहीं बस गए। उनकी रिश्तेदारियाँ यहाँ हो गई, ब्याह शादियाँ बच्चों की यहाँ हो गई। सरकारों का क्या सपोर्ट रहा? सरकार जब ऐसे पहली सरकार में हमारे पास प्रॉब्लम आई थी, हमने सरकार से रखा था कि हमारी पार्टी सरकार को रेवेन्यू चाहिए, और हमारे पास ये जो सरकारी तंत्र हमारे गला ना दबाए, हमारे से लमसम सेल टैक्स को शेप में लिया जाए। ये सरकारों का तो यही रहता थी, जहाँ इंडस्ट्री देखिए वहीं पर दबाव रहता है कि कुछ हासिल हो जाए। वो ऐसा है कि जहाँ पर गुड़ होगा वहाँ आता ही है। तो वो जब हमारे पास आई तो हमारी प्रॉब्लम आई, तो उस टाइम के ऊपर जो सरकार थी मौजूदा उस टाइम पे, हमने कहा जैसे आप लमसम टैक्स किसकी सरकार?
उस टाइम पे नेशनल लोक दल की सरकार थी, ओम प्रकाश चौटाला जी उसके मुख्यमंत्री थे। तो मैंने ये उनसे, हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशन है, मैं नहीं, मेरी एसोसिएशन है, हम लोग जाके उनसे अपनी बताई कि हमारे ऊपर ये तंत्र हावी हो गया, इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, आप हमारे से रेवेन्यू है जो बनता है हमारे से बताइए, हम उसको जनरेट करने का तरीका बता देते हैं कि हमारी इंडस्ट्री को तो छेड़ा ना जाए। उन्होंने हमें जो बताया, हमने कहा जैसे आप भट्ठे वालों से लमसम टैक्स लेते हो वो टैक्स हमारे से ले लो। उन्होंने जो भी नेगोशिएशन, हमने भाई ये ज़्यादा है ये कम कर दिए, करते करते हमें 9 लाख रुपये पर प्रेस के हिसाब से हमने टैक्स उनके साथ तय किया और उनको दिया। और लगातार 2007 से लेके जब तक जीएसटी नहीं आया तब तक यहाँ से रेवेन्यू इतना रेवेन्यू गया कि यमुनानगर चौथे नंबर पे इंडस्ट्रियल हब होते हुए भी तीसरे नंबर पे रेवेन्यू जनरेट करता था। और ये 14 तक हमारी इंडस्ट्री ने वो ग्रो किया जिसका अंदाज़ा नहीं। उसके बाद 2004 में दूसरी सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके मुख्यमंत्री थे। 2005 में हमारे पर एक बहुत बड़ा तूफान आया, हमारी इंडस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बंद करने का आदेश आ गया, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, सारा शहर हाहाकार मच गया। जो हमारी लैंड 10 रुपये की तो 1 रुपये में आ गई, लोगों के रोज़गार बंद होने के कंगार पर आ गए। सरकार के पास जाके अपना दुखड़ा रोया। हमारी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि कोई भी फैक्ट्री जो वुड बेस है हिंदुस्तान के किसी स्टेट में, चाहे वो यूटी है चाहे वो स्टेट है, प्रायर परमिशन फ्रॉम सेंट्रल पावरमेंट कमेटी, सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल बॉडी है, उससे परमिशन लेके आप लाइसेंस लें और लाइसेंस लेके इंडस्ट्री को चलाएं। वो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल बॉडी ने जो जो नॉर्म्स हमें दिए वो हमारी सरकारों को रखा। उन्होंने हमारी पॉलिसी बनाई, लाइसेंसिंग पॉलिसी बनी, और सरकार ने खुद जाके बड़े बड़े ऑफिसर्स हमारे साथ हर तरह का चीफ कमिश्नर लेवल, चीफ सेक्रेटरी लेवल तक, एसीएस लेवल तक, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट डायरेक्टर, ऐसे सारे लोगों को हमारे साथ इंडस्ट्री की एसोसिएशन के साथ भेज के लाइसेंस दिलवाने में हमारी मदद की। और वो इंडस्ट्री की लाइसेंसिंग मिलने पे हम लोग ग्रो करते चले गए और 2017 तक हमारी इंडस्ट्री बहुत बढ़िया ग्रो करती रही। 2014 में सरकार दूसरी आ गई, आज भारतीय जनता पार्टी की। 2014 में श्री मनोहर लाल जी की सरकार थी, ईमानदार सरकार। इन्होंने काम करा, उस टाइम पे हमें 2-3 साल तक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की जरूरत दरकार नहीं थी। कुछ मजबूरियाँ थी, बताते थे कि इंडस्ट्री को रेगुलर किया जाए, कि जो स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी, हमें इसका फैसिलिटी नहीं मिलती, हमारी इंडस्ट्री को आप रेगुलर नहीं कर रहे। ये अभी तक आपका डेवलपमेंट प्लान ही नहीं बना, अभी कौन सा इंडस्ट्रियल जोन होगा, कौन सा रेजिडेंशियल होगा, तब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो इंडस्ट्री को आप रेगुलर नहीं कर पाएंगे। या इंडस्ट्री को रेगुलर करने की कोई ऐसा तरीका निकालिए, वो नहीं हो पाया। डेवलपमेंट प्लान बनने के बाद तब तक इंडस्ट्री सब जगह लग चुकी थी। पूरे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के हर कॉर्नर पे, यहाँ से 15-20 किलोमीटर सराउंडिंग में, इसमें चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में इंडस्ट्री है। यमुनानगर, जगाधरी, रादौर, सढौरा, ये चारों कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इंडस्ट्री फैली हुई है और हर जगह रोज़गार लोगों ने अपने खेतों में भी लगा रखी है। लेकिन अब 2017 के बाद जिस तरह से नया पॉलिसी आई कि आपकी अपनी लकड़ी ना होकर दूसरी स्टेट की लकड़ी पे भी आप लाइसेंस इशू करेंगे, वो पॉलिसी थ्रू आउट इंडिया चलेगी और मशरूम ग्रोथ पूरे हिंदुस्तान में हो गई। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, लेबरें बाहर चली गई। जब रॉ मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, और जब मार्केट की डिमांड से प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो इंडस्ट्री तबाह होगी, फैसिलिटीज़ कहीं से मिली नहीं। और ये सारा होते होते आज इंडस्ट्री 50% बंद, जो 50% बनी 20%, 30%, तो आज की डेट में मजबूरी में, बहुत मजबूरियाँ हैं, क्या क्या आपको कैमरे पे बताऊं, चल रही हैं। 20-30% इंडस्ट्री आज देखिए, हमें अगर यहाँ नहीं होगा, काफ़ी सारे लोगों ने इंडस्ट्री यहाँ से बाहर लगा भी ली, बहुत जगह जाके लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए और बहुत तेज़ी से अब प्लान कर रहे हैं और दूसरी जगह से बहुत बढ़िया ऑफर्स और स्टेटें बुला रही हैं। कहाँ से ऑफर आ रहा है? देखिए, मैंने आपको 3-4 स्टेटें पहले बनाई थी। सबसे ज़्यादा तो आज की दबाव क्या, सबसे ज़्यादा इन्विटेशन जो है वो आपके उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अंदर आज इंडस्ट्रियल योगी आदित्यनाथ की सरकार की, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ भी सरकार है, और वहाँ की सरकार के अंदर जो लोग वहाँ इंडस्ट्री लेके गए, मुख्यमंत्री आते रहते जाते रहते, लेकिन वहाँ माहौल बेटर है। लेकिन आज योगी जी हैं जो एक मजबूत मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान को, क्या वर्ल्ड को नज़र आते हैं। वहाँ पर आज इतना इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्री जा चुकी है, हर आदमी वहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए हब में भागने को तैयार है।
और वहाँ बड़ी फैसिलिटीज़ देने के लिए उनके मुख्य चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर 2-3 मीटिंगें कर चुके हैं। मनोज पांडे जो मनोज पांडे जी यहाँ सहारनपुर में आके उन्होंने जमुनानगर की इंडस्ट्री को बुला के वहाँ बैठ के बात की और उनसे कहा कि आप आगे आइए और आगे बढ़िए, मैं अपनी सारी ऑफिसर्स को देता हूँ, आपको हर जगह की जो आप बताएंगे सारी फैसिलिटीज़ आपको देंगे और यहाँ लगाएंगे और आपको किसी तरह का कोई डर भय नहीं कि आप काम कीजिए, हम आपके रॉ मटीरियल हमारे पास है, सारे साधन हमारे पास है, कनेक्टिविटी हम आपको देंगे, पावर आपको देंगे, सब्सिडी आपको देंगे, IGST में आपको GST फ्री करेंगे, बिजली के अंदर सब्सिडी देंगे और बहुत सारे साधन कहे हैं। लेकिन यहाँ इंडस्ट्री अभी मन बना रही है, लोग ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग हम कोशिश करें कि हमारी हरियाणा सरकार हमारी सुने, हमारी कुछ प्रॉब्लमों को, इतनी जो ज़्यादा प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री को रोक ले, ना रेवेन्यू जाने दें, ना यहाँ की जनरेशन को जाने दें और ना इंडस्ट्री को आज भी ये रोकना चाहें, मदद करना चाहें, बाजू पकड़ना चाहें तो इंडस्ट्री आज भी ये काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मन बन चुका, वो जाएंगे। क्या मतलब अगर यूपी सरकार की ही बात करें तो वो ऐसा क्या दे रहे हैं ऑफर आपको कि हम काफ़ी लोग वहाँ जा चुके हैं? देखिए, पहले कानून व्यवस्था यूपी की खराब थी, आज वो कानून व्यवस्था वहाँ ठीक हो गई, यहाँ खराब हो गई और हर व्यापारी, हर एक अच्छा शहरी ऐसे सुकून भरे माहौल में रहता है जहाँ पर डर दहशत ना हो। अब यहाँ वो माहौल भी नहीं रहा। यहाँ हर बार देखिए आप, कुछ ना कुछ रोज़ वारदात हो रही है, ठीक नहीं, डरा हुआ है व्यापारी। दूसरा, वो सहूलतें दे रहे हैं कि आपको एक अच्छी लैंड, अच्छा हब आपका जो बनेगा उसको हम वुड जोन वेस्ट बना देंगे, आपको रोड की कनेक्टिविटी देंगे, पावर हाउस का डायरेक्ट पावर हाउस से डायरेक्ट लाइन देंगे, IGST आपका टोटल 18% टैक्स है, जो भी टैक्स होगा उसका 50% सेंटर का, 50 स्टेट का है, जो 50 स्टेट का वहाँ का एग्जाम्प्ट अगले 10 साल के लिए करेंगे। बिजली पावर के अंदर हम आपको 2 रुपये यूनिट का बिजली का रेट में सब्सिडी देंगे। जो आप लैंड परचेज करेंगे उसका अगर हमें आप और बताएंगे कि हम इसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं, वो आपको देंगे और आपको यहाँ का एक अच्छी इन्वायरमेंट बना कर देंगे, आपको किसी बिना डर भय के और आपके किसी भी तरह का कोई आपको नहीं लगेगा कि हम यहाँ पर आके कोई आपको डर भाव, जो पहले एक माहौल हुआ करता तो उस माहौल से यूपी बाहर जा चुका है, ऐसे माहौल उन्होंने हमें बताया। आपने बताया कि खुद चीफ सेक्रेटरी ने मनोज पर खुद आप लोगों से 3 बार मुलाकात? जी, मनोज जी यहाँ पर आए, जो चीफ सेक्रेटरी थे सहारनपुर के अंदर IIT रुड़की वालों का रेस्ट हाउस, उसके अंदर एक बार वो खुद आए, उसके बाद तो 3 बार अफसर आ चुके हैं। एक बार हमारी मीटिंग वेबिनार से हो चुकी है कि वो चाहते हैं किसी भी कीमत पर ये इंडस्ट्री जो वहाँ से जाए तो दूसरी और उधर ना जाए और यूपी के अंदर लकड़ी है, जब हमारे पास रॉ मटेरियल है, माहौल अच्छा है यहाँ का, तो अब हमारे पास क्यों नहीं आते? लेकिन एक बात जो हरियाणा के बारे में सोची जाए, क्योंकि अब तो बाशिंदे हरियाणा के हैं, तो हरियाणा में बड़े पैमाने पे रेवेन्यू सरकार को यमुनानगर की प्लाईवुड इंडस्ट्री दे दी रही है और ये इंडस्ट्री के हालात ख़राब ना हो। जो पुराना हिसाब था कि बड़े पैमाने पे यहाँ से प्लाईवुड जो है पूरे देश के कोने कोने में जा रहा था, उस स्थिति को वापस कैसे लाया जा सकता है? उसका कोई प्लान या कुछ है जो सरकारें सपोर्ट करें? क्या कुछ हो क्या सकता है? क्या आपको लगता है कि यहाँ का जब माहौल दूसरी स्टेटों से प्लाईवुड इंडस्ट्री प्लान करके जमुनानगर आई थी, 2002 से लेकर 2005-4 तक, 6 तक, 7 तक इंडस्ट्री बाहर से प्लान होकर यहाँ आई, यहाँ का हर चीज़ उनको लगा कि बेटर है। आज प्लान क्यों कर रही है, ये क्वेश्चन मार्क इंडस्ट्री का भी और आपका भी है। ये तो सोचना है सरकार को कि ये इंडस्ट्री जाए तो क्यों जाए, हम जाने क्यों दें। हम अपना रेवेन्यू के साथ साथ एक मैसेज भी गलत जाता है कि इंडस्ट्री यहाँ से प्लान कर रही है। अगर किसी गांव से 10 गांव वाला छोड़ते हैं तब भी ये लगता है अब क्यों प्लान कर रहे हैं। तो ये सरकार को चाहिए एक टेबल पे बैठ के मजबूत जगह पे मजबूत फैसले करके इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मैं आज भी कहता हूँ, अगर मजबूती से इस इंडस्ट्री की बाजू सरकार पकड़ ले, प्रॉब्लम सुन ले, उसके सोल्यूशन निकाल दे। कुछ सोल्यूशन वो निकालेंगे जो उनकी तंत्र में है, कुछ सोल्यूशन हम उनको बताएंगे आप ये कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज भी ये चाहें तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट, इतना बड़ा पीसफुल सिटी के लोग और प्लस यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है, सबसे बड़ा रेवेन्यू है, इतना बड़ा रेवेन्यू भी सरकार नहीं देना चाहती। अभी देखिए पीछे कितना रौला पड़ा था, ठेके नहीं जा रहे थे, सरकार ने कितना जोर लगाया तब गए।
तो उसने रास्ते निकाले ना। तो क्या ये इंडस्ट्री कोई रास्ते नहीं निकल सकते? 2-4 चीज़ें जो की जा सकती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, यहाँ पर 4-5 चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पर रॉ मटेरियल बेसिकली नहीं है। रॉ मटेरियल आज वर्ल्ड के अंदर है। पहले वर्ल्ड बहुत दूर होता था, आज वर्ल्ड बहुत दूर नहीं है। हम आज भी लकड़ी यहाँ से बाहर से लेके आ रहे हैं। वो बाहर से लाने के लिए जो हमारा भाड़ा लगता है, पोर्ट तक तो सबको लानी है, हिंदुस्तान के हर को स्टेट को लानी है। जो हमारा भाड़ा लगता है, कहीं की पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हैं कि हम आपको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सब्सिडी देंगे, पॉलिसी है ये। और लेकिन हमारी इंडस्ट्री को नहीं है, चूँकि ये रेगुलराइज नहीं है। हमारी इंडस्ट्री को रेगुलराइज करने के लिए साधन करो। मैं आपको टेबल पर बता दूंगा भी ये रेगुलर करने के लिए आपकी पावर है, आप कर सकते हैं। और हमारी जितनी सब्सिडीज़ हैं हमें मिल सकती हैं। आप हमें ट्रांसपोर्टेशन की सब्सिडी दें। बिजली पावर हाउस का जो रेट हमारा जो मिनिमम लगता था और बढ़ा दिया, बजाय कम करने के। इस इंडस्ट्री को पिछले 2 महीने से इंडस्ट्री का जो मिनिमम हमारे जो चार्जेस लगते थे वो दुगने दुगने हो गए। ये कम करने हैं। जो यूनिट है उसके अंदर हमें सब्सिडी देनी है, जो आपकी स्टेट की अपने टैक्सेस लगे हुए हैं। IGST है जो हम रेवेन्यू देते हैं, अगर हम चले गए तब भी तो जाएगा। हमें उसमें कोई रिलीफ दें। ट्रांसपोर्टेशन हम यहाँ लाना और यहाँ भेजना, प्लस जो सरकारी तंत्र है उस तंत्र से हमें बचाए। तीसरा, ये एक हमारे पास इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा NGT का आर्डर अब आया, अभी लोगों को कम पता है। उस आर्डर के अंदर हमारी ये सरकार मदद करे, अदरवाइज़ वैसे भी इंडस्ट्री बंद होने जा रही। इन्वायरमेंट की एक ऐसा ऑर्डर आ चुका, उस ऑर्डर के अंदर जबकि हम लोग कवर नहीं करते। सरकार चाहे मदद करे, स्टेट भी ऑर्डर है वो ऑर्डर ये है कि आपके पास इन्वायरमेंट EC लेनी है। इस इंडस्ट्री को EC की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं आपके पास ऐसा कुछ केमिकल जब मिक्सर है, वो मिक्सचर है, हम बनाते नहीं हैं। हम तो बाज़ार से लाते हैं और उसको मिक्स करके अपना ग्लू बनाते हैं। उसकी इन्वायरमेंट के लिए वो हम नॉर्म्स पूरे कर ही नहीं सकते। और अगर हमें करना है तो उसको अलग लेके जाना पड़ेगा। जो इसकी ज़रूरतें नहीं है वो अलग है। जहाँ पर वो रॉ मटेरियल केमिकल बनता है, जहाँ पर बेसिक बनता है, वो ले रहे हैं लोग, वो लेते भी हैं। उनकी इंडस्ट्री चलती नहीं। हमारा तो उनसे मटेरियल परचेज करते हैं और अपनी इंडस्ट्री में आके उसको मधानी बना के मिक्स करके अपनी इंडस्ट्री में जो चिपकाने के लिए ग्लू करते हैं वो हम लोग लगाते हैं। कुछ लोग बाज़ार से लेके आते हैं बना बनाया, हम लोग कुछ घर बनाते हैं भैया ये चोरी चकारी ना हो, बाहर से हल्का माल ना मिले। और उसकी इन्वायरमेंट EC के लिए NGT ऑर्डर करता है, उसके अमेंडमेंट के लिए सरकार के पास साधन है। और हम लोग बताएंगे इसमें नहीं जुड़ता, आप फिजिकली चेक करा लो। आपके पास क्या साइंटिस्ट बैठे हैं, आपके पास इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं। सेंटर के अंदर सरकार आपकी उसके अंदर अमेंडमेंट करा दीजिए। ये तंत्र यहाँ ना खराब हो। जैसे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट भी आए दिन नोटिस भेजता रहता है कि इंडस्ट्री की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसका भी नहीं। इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे बॉयलर हैं। बॉयलरों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती थी पहले शुरू में, तब तक इंडस्ट्री अपडेट नहीं थी। अब तो इंडस्ट्री इतनी अपडेट कर दिया बॉयलर के अंदर, ना तो इसके अंदर 110 फुट की चिमनी है, कोई नॉइज़ नहीं है। आप मेरे साथ बॉयलर चलेंगे तो अंदर पहले डस्ट होती है, अब डस्ट नहीं है। अब ऐसी ऐसी मशीनरी आ गई है, डस्ट कलेक्टर आ गए। पहले के अंदर वाला आप जाएंगे, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा आपको। और धीरे धीरे लोग और बेटर कर रहे हैं अंदर कि लेबर को अंदर इन्वायरमेंट में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। जैसे पानी की दूषित होने की बात आती है, यहाँ पानी है ही नहीं। हमारी इंडस्ट्री में पानी का यूज़ कहाँ है? बॉयलर के अंदर पानी चाहिए, उतना पानी हमारा ट्यूबवेल पूरा करता है। उसके लिए हमारा वाटर लेके हम लोग बताते हैं, मीटर लगे हुए हैं, पानी उसी पानी को सर्कुलेट करते हैं। कुल मिला के ये कहा जाए कि अभी भी गुंजाइश है इंडस्ट्री को बचाने की, अगर सरकार इंडस्ट्री का हाथ पकड़ ले तो। गुंजाइश सरकार देश बचा लेती है तो छोटी सी बात है, इंडस्ट्री नहीं बचाएगी क्या? धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। बहुत सी बातें आपने तो जैसा आपने देखा देवेंद्र चावला जी ने कई बातें जो हैं प्लाईवुड इंडस्ट्री के बारे में बताई। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के पलायन को रोकना, क्योंकि कई सरकारें जो हैं इस इंडस्ट्री को अपने पास बुला रही है। अब ये हरियाणा सरकार को सोचना है कि वो इस इंडस्ट्री को किसी और राज्य में भेजना चाहती है या उसे हरियाणा में ही बसा करके यहाँ के लोगों को रोज़गार और आर्थिक समृद्धि देना चाहती है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, यमुनानगर।